यूट्यूब पे नहीं रह रहे क्लास, है ना। तो आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स के मैंने आपको कहे थे ये वो चैप्टर है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों जब भी कभी हम किसी भी क्लास को पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो ऐसे उम्मीद करके पढ़ते हैं कि हमें वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ जाए और ऐसा मान के चलते हैं कि उस सब्जेक्ट से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसे, है ना। तो मेरी मम्मी जो है जब भी कभी किसी वाहन में किसी गाड़ी में बैठती है तो हमेशा ऐसे पैर छूती है ना। तो मैं भी मतलब एक विनती कर रहा हूं अपने फिजिक्स देवता से, और आप सब लोग भी एक बार मन में जरूर विनती करें। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ चाहो तो रिपीट कर सकते हैं कि हे फिजिक्स देवता, आज से अगले 30 दिनों तक मैं आपकी आराधना करने वाला हूं और आराधना के साथ साथ आप हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दे कि हम आपके साथ जो भी ज्ञान ग्रहण करें वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हमारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में फंसे और आपको आधार मानते हुए मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे जीवन की नैया पार लगा दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोलो जय फिजिक्स देवता की, एक बार जल्दी से जय कर लीजिए। और अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं आज पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलो एक बार प्रार्थना, एक बार आराधना, एक बार जो है कह सकते हैं कि आरती जरूर कर लीजिए ना। मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़े, है ना, और ऐसा पढ़े कि हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे, ठीक है। चलो अब बच्चों यहां से हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी नोट सब कुछ मिलेगा। पीडीएफ आपको ये जो क्लास में बोल रहा हूं ना, इसको नोट नहीं करना, ये डायरेक्ट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। दो तरह की पीडीएफ मिलेगी, इनमें से पहली पीडीएफ होगी क्लास पीडीएफ, जो आप लोगों को लेक्चर खत्म हो जाने के बाद दिखाई देगी, और क्लास पीडीएफ के बाद दूसरी पीडीएफ होगी आपकी क्वेश्चन पीडीएफ, यानी जो आपकी डबल कॉलम की पीडीएफ होगी, दो पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। जो भी आपको कंटेंट मैं अभी पढ़ाने वाला हूं वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग जल्दी से पहला चैप्टर देखिए। पहले चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। खुश मुझे तुम मैसेज करना, मैं टीम को बोल दूंगा, ठीक है। चलो अब पहली इसमें हेडिंग जो आपको समझनी है, एक एक करके समझाऊंगा। मैंने कहा हम लोग बोथ लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो आप लोग कॉपी में हेडिंग डालना, उस हेडिंग का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। भाई भौतिक राशि किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप ये समझो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। खुश अब हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग से बाद में बात कर लीजिए ना, मैं टीम को बोल दूंगा, मिल जाएगा, परेशान मत होइए ना। पहली हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या है। जब भी कभी कोई बोले भौतिक राशि क्या होती है तो कह देना ऐसी राशि जिसे आप संख्या में व्यक्त कर सकते हो, मतलब जिन राशियों को आप संख्या में नंबर में व्यक्त कर सकते हैं और वो भौतिक के नियम का पालन करें। बच्चों भौतिक के नियम के पालन करने का मतलब यह है कि उस भौतिक राशि को निकालने का, सर उस फिजिकल क्वांटिटी को निकालने का कोई फॉर्मूला हो। क्या हो बच्चों, कोई फॉर्मूला हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको नंबर में व्यक्त किया जा सके, है ना, और उसको निकालने का फिजिक्स में कोई फॉर्मूला हो, समझ जाना वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैं एक दो एग्जांपल भी दूंगा, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक सुंदर सी महिला खड़ी है, ये एक सुंदर सी महिला है और मैं आपसे कह दूं कि ये जो महिला है, इस महिला की जो ब्यूटीनेस है, ध्यान से सुनना, इस महिला की जो ब्यूटीनेस है जिसको आप बोलते हैं सुंदरता। अब आप खुद बताओ क्या इस सुंदरता को हम किसी नंबर में माप सकते हैं। हम इसे कहे ए तुम 10 किलो सुंदर हो, ए तुम 20 किलो सुंदर हो, माप सकते हैं? नहीं सर। बच्चों सुंदरता को नंबर्स में नहीं नापा जा सकता, इसलिए ब्यूटीनेस किसी तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। सर इसकी लंबाई, ध्यान से देखिए, सर इसकी लंबाई को हम लोग किस में नाप सकते हैं, नंबर्स में नाप सकते हैं, और लंबाई निकालने का फॉर्मूला भी होता है, तो लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है ना। सर इसका वेट, इसका वजन, तो वजन को देखिए हम नंबर में माप सकते हैं, तुम 20 किलो हो, तुम 10 किलो हो, तुम 40 किलो हो, कितना किलो। साथ साथ वेट निकालने का फिजिक्स में फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई, इसीलिए वेट भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा और बताइए जरा सर, एज, एज मतलब उम्र। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एज, है ना, जब आपसे कोई कहे एज, उम्र, तो उम्र को नंबर में तो नापा जा सकता है, लेकिन उम्र का मान निकालने के लिए पूरे फिजिक्स में कहीं पर कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए उम्र नंबर में जरूर है लेकिन फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करती हूँ, इसलिए उम्र को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। बोलो थैंक यू सबको, बहुत बड़ा 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 थैंक यू, ठीक है। चलो मिलेगी पार्टी मिलेगी। तो आप मुझे बताओ जरा इनमें से क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो रही, तो कह देना फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारा फोर्स हो गया, है ना, जैसे कि हमारा वेलोसिटी हो गया, ये सबको नंबर में मापा जा सकता है। तो जिसको हम लोग नंबर में माप सकते हैं, ध्यान रखना, उन सबको बताइए किस नाम से जाना जाता है, सर उन सबको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। साथ साथ ये फिजिक्स के नियमों का पालन भी करना चाहिए, जो फिजिक्स के नियमों का पालन करे, जिसको नंबर में मापा जा सके, वो सब हमारी कहीं ना कहीं कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अरे इतनी बात सबको क्लियर हो गई, है ना। अरे तो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। अब जब फिजिक्स ना बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, ध्यान से सुनो, जब फिजिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी तो मेनली हम लोग तीन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, ठीक है। पता तो तीन चीजें कौन सी थी, हम लोग तीन पैरामीटर के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे, लेंथ के बारे में जानते थे, मास के बारे में जानते थे और समय के बारे में जानते थे। तो जब फिजिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, मतलब फिजिक्स में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नहीं आए थे, तो हम लोग मेन तीन चीजों के बारे में ही बस जानते थे, लंबाई के बारे में जानते थे, द्रव्यमान के बारे में जानते थे और बच्चों समय के बारे में जानते थे। तो ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटी है,
इनके मापन के लिए, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के मापन के लिए कुछ पद्धतियां दी गई। क्या दी गई? पद्धतियां, सिस्टम, है ना। तो इन तीन क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, इनके मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम्स दिए गए, पद्धतियां दी गई। तो इनके मेजरमेंट के लिए जो सिस्टम दिए गए बच्चों, उन्हीं सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में पड़ेगी सर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की पद्धतियां क्या होती है, मापन की पद्धतियां क्या होती है। ओके, तो कॉपी में अगली हेडिंग डालना मापन की पद्धतियां। अभी बिल्कुल एकदम बेसिक चल रहा है, बेसिक भी आपको आना चाहिए कि बेसिक क्या होता है ना, मापन की पद्धति। तो पहले तो आप समझो कि मैंने कहा कि जब शुरुआत में फिजिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी तो हम लोगों को विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। हमें तो तीन चीजें पता थी, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं के बारे में बस पता था। तो बच्चों जब शुरुआत में मेजरमेंट ऑफ यूनिट आया, या यूं कह दीजिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आया, सिस्टम ऑफ यूनिट आया, तो ये मेनली कितने तरह का होता है? तो कह देना सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मेनली हम लोगों ने तीन तरह का डिफाइन किया, सिर्फ तीन तरह का। अब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होगा, तीन तरह का। सबसे पहला जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट आया वो हमारा एमटीएस है। दूसरा जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट आया वो हमारा सीजीएस आया, है ना। और तीसरा जो आया बच्चों, तीसरे को हमने क्या नाम से जाना सर? तीसरे को बोला हमने एपीएस, एपीएस। तो तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट आए, एमटीएस आया, सीजीएस आया और एपीएस आया। इनके नाम याद रखना भैया। सर एम से बताइए क्या हो जाएगा? एम से ध्यान रखना होगा मास, या एम से मान लीजिए, एम से क्या होगा सर? एम से होगा मास, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे वर्ड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट तीन तरह के होंगे, है ना। मीटर, इसके बाद किलोग्राम, सेकंड। तो पहले तो मैं नाम लिख दूं फटाफट जल्दी से। एम का मतलब यहां से क्या होगा? ये हमारा मीटर हो गया। के का मतलब क्या होगा? किलोग्राम हो गया। और एस का बताइए मतलब क्या होगा? सेकंड। लंबाई को हमें मीटर में मापना होगा, द्रव्यमान को हमें किलोग्राम में मापना होगा और टाइम को हमें सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये इसका पूरा नाम। बच्चों सीजीएस में हम लोग ध्यान रखना, सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को ग्राम में मापते हैं और समय को बताइए किसमें मापते हैं? सेकंड में। तो इसका पूरा नाम कोई पूछे तो क्या बताना है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस, एफपीएस में लंबाई को किसमें मापते हैं? तो कह देना एफपीएस में लंबाई को मापा जाता है फुट में। और पी बच्चों, पी का मतलब होगा यहाँ पर क्या? पाउंड, फुट, पाउंड। और एस का बताइए मतलब क्या होगा? सेकंड, एस का मतलब सेकंड। तो एफपीएस का भी पूरा नाम आप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, है ना। अभी आगे चल के मैं सब पाउंड आउंड बताऊंगा कि एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, लेकिन एकदम बेसिक से पढ़ना है तो थोड़ा कायदे के साथ पढ़ेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं और एकदम हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। एमटीएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस फुट, पाउंड और सेकंड। बच्चों जैसे जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास तीन यूनिट हो रही, अब सवाल आता है कि जब 19वीं शताब्दी का समय चल रहा था तो लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने यहाँ से रिमोट को दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों ने मेरे यहाँ अनाज भेजना शुरू कर दिया, गेहूं भेजना शुरू कर दिया, चावल भेजना शुरू कर दिया। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस हुआ तो हुआ क्या कि कुछ गड़बड़ी होने लगी। मैं आपको बता दूं क्या, हम लोग गेहूं को किलोग्राम में मापते हैं, है ना। और जो अदर कंट्री वाले हैं मान लीजिए वो गेहूं को माप रहे हैं पाउंड में। अब वो हमसे गेहूं खरीदना चाह रहे हैं तो हम कह रहे हैं उनको हम गेहूं किलोग्राम में बेचेंगे, वो हमसे कह रहे हैं भैया हम पाउंड में खरीदेंगे। ध्यान समझो, हम कह रहे हैं किलोग्राम में बेचेंगे, वो हमसे कह रहे हैं पाउंड में खरीदेंगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा क्योंकि हम किसी और मेजरमेंट को फॉलो करते हैं, वो लोग किसी और मेजरमेंट को फॉलो करते हैं। तो ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस को आसान बनाने के लिए बच्चों इस एमटीएस का ही एक मॉडिफाइड रूप आ जाता है जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट, है ना। ध्यान रखना एसआई यूनिट किसका मॉडिफाइड रूप है, मींस किसका सुधरा हुआ रूप है। तो कह देना ये सुधरा हुआ रूप है बच्चों एमटीएस का। एमटीएस के सुधरे हुए रूप को हम लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। एसआई यूनिट एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसे पूरे वर्ल्ड ने, पूरे कंट्री ने इसको फॉलो किया, एसआई यूनिट, है ना। इसका उल्टा, इसका जो पूरा नाम होगा वो थोड़ा उल्टा होगा। एसआई यूनिट का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान रखना, इसका अगर कोई पूरा नाम पूछे तो आपको उल्टा बताना है। आप क्या बोलोगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये कह सकते हो एसआई यूनिट का पूरा नाम, है ना। एसआई यूनिट और एमटीएस यूनिट में बस एक छोटी सी बात का अंतर था, पता क्या बच्चों? एमटीएस यूनिट में, है ना, जो फोर्स होता है यानी जो बल होता है, बल उसको डिपेंड करता है, उसको लेते हैं हम किलोग्राम फोर्स में। एमटीएस में बल को लिया जाता है किलोग्राम फोर्स में। और एसआई यूनिट में ध्यान रखना जो हमारा बल लिया जाता है, फोर्स लिया जाता है, वो किसमें लिया जाता है? तो कह देना वो हमारा न्यूटन। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें हमारी सेम होती है। ओके, अब ये जब एसआई यूनिट आया तो एसआई यूनिट को सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया? तो बच्चों ध्यान रखना एसआई यूनिट को सबसे पहले अपनाने वाले कंट्री का नाम था, जिसका नाम था फ्रांस। 1971 ईस्वी में ध्यान रखना एसआई यूनिट को सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया? फ्रांस ने अपनाया। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई यूनिट को सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया था? 1971 में फ्रांस ने। ठीक है, हाँ लागू किया गया था 1968 में, लेकिन अपनाया गया था 1971 में। ठीक है, अब देखो पता इससे सवाल क्या पूछा जाएगा? पहला इसमें सवाल पूछा जाएगा कि वो
तीनों सिस्टम में कैसी रहती है? सर सेकंड ऐसी यूनिट है जो तीनों सिस्टम में सेम रहती है। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर हो रही? आगे बढ़े, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक आगे बढ़े। ठीक है, चलो। तो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट में ये क्लियर हो गया कि हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय इनको कैसे माप सकते हैं, इसका सुधरा हुआ रूप क्या है, ये सारी बात हमने समझ ली। अब सवाल ये आता है कि सर इसके बाद जैसे जैसे फिजिक्स और डेवलप हुई, जैसे जैसे फिजिक्स और डेवलप हुई, तो हम लोगों ने सिर्फ 3 यूनिट नहीं, टोटल 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन किया। टोटल कितने? 7, है ना? तो आप लोग जल्दी से आप कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। सर फंडामेंटल क्वांटिटी बताइए क्या होती है? बच्चों फंडामेंटल जिसको आप बोलते हैं बेसिक, है ना? जैसे कि बहुत पहले हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि पूरे संसार में 7 ऋषि हुआ करते थे। 7 ऋषि मतलब सिर्फ 7 ऋषि थे, उन्हीं 7 ऋषियों ने मिलकर पूरा संसार बसाया हुआ है, और वो संसार बसता गया बसता गया बसता गया, ऐसे हुआ। तो सेम तरीके से पूरे फिजिक्स का संसार बसाने के लिए, ध्यान सुनो, पूरे फिजिक्स का संसार बसाने के लिए हमारे पास भी 7 ऋषि थे। हम लोग उनको कई बार मूल राशि के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ जरा, अभी आएगा बल के बारे में आएगा, ऐसा यूनिट क्या होता है, सीरियस यूनिट आ जाए, अभी आगे आएगा। ठीक है, और केजीएफ का मतलब होगा किलोग्राम फोर्स। ओके, चलो। तो फंडामेंटल यूनिट ना, यानी पूरा फिजिक्स का संसार बसाने के लिए सर यही यूनिट रिस्पांसिबल है, फंडामेंटल क्वांटिटी ही रिस्पांसिबल है। तो ऐसा बोला गया कि आप एक काम करो सर, पूरे फिजिक्स को, पूरे फिजिक्स के फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए, पूरे फिजिक्स के मात्रा को डिफाइन करने के लिए 7 बेसिक मात्रक ले लीजिए, और ये जो 7 बेसिक क्वांटिटी ली गई सर, बस इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटी को हमने मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी बोली। वे भौतिक राशियां जो अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती, या यूं बोलिए कि वे राशियां जिससे फिजिक्स की सारी भौतिक राशियां मिलकर बनी हुई हैं, सब फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फिर से मैं बोल रहा हूं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ओके, और ये बच्चों मूल मात्रक यानी इनके मात्रक के लिए जाएंगे, तो ध्यान रखना, लंबाई का जो मात्रक लिया जाएगा मेरे दोस्त, वो लिया जाएगा मीटर, लंबाई की यूनिट ली जाएगी मीटर। द्रव्यमान की यूनिट क्या ली जाएगी? किलोग्राम ली जाएगी। टाइम, टाइम का ध्यान रखना, जो फंडामेंटल यूनिट्स ली जाएगी वो हमारी सेकंड ली जाएगी, सेकंड। तापमान की ध्यान रखना, फंडामेंटल जो यूनिट ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? केल्विन, केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत धारा की फंडामेंटल यूनिट वो ली जाएगी एम्पियर। देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल यूनिट है। बोलो भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो रही? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की फंडामेंटल यूनिट होगी कैंडिला, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा, कह देना पदार्थ की मात्रा की फंडामेंटल यूनिट होगी मोल। पदार्थ की मात्रा की मूल राशि जो होगी वो हमारी क्या होगी? मोल। ठीक है, जल्दी बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर है? बच्चों अभी ना मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो जब इन सारे मूल राशियों की मात्रक लिख लिया, फिर सवाल उठता है कि इनकी डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो डायमेंशन भी सीख लिया। बच्चों लंबाई को हम लोग जो शो करेंगे वो कैपिटल एल से शो करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, ये हमारा लेंथ शो किया जा रहा है। किलोग्राम मास, मास को ध्यान रखना हम लोग शो करेंगे कैपिटल एम से। बोलो कैपिटल एम से किसको शो किया जाएगा? मास को। बच्चों टाइम, टाइम मतलब सेकंड, टाइम, टाइम को शो किया जाएगा हम लोग टी से। अब ये जो तापमान है ना, तापमान, तापमान को कई सारे लोग थीटा से भी शो करते हैं, और ध्यान रखना तापमान को कई सारे लोग केल्विन से भी शो करते हैं, केल्विन से। तो तापमान को कई बार थीटा से, कई बार केल्विन से, के से शो किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा, विद्युत धारा करंट वो एम्पियर, एम्पियर को ए से, मतलब विद्युत धारा का जो प्रतीक हो रहा है डायमेंशन है वो ए हो रहा। बोलो क्लियर है? बच्चों कैंडला, कैंडला को ध्यान रखना हम लोग कई बार सी से या फिर कई सारी जगह सीडी लिखा हुआ मिलेगा, सीडी ज्यादा फेमस है। कैंडला का जो विमा होगा वो हमारा सीडी होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो आ जाइए, इसके बाद मोल। अगर मोल की फंडामेंटल यूनिट देखी जाए तो मोल की फंडामेंटल यूनिट या डायमेंशन में जब पूछा जाए कि डायमेंशन में क्या लिखते हैं, तो मोल को हम लोग पूरा मोल लिखते हैं। ये मत सोचना कि मोल को एम लिखेंगे, क्योंकि एम हमारा किसमें आ चुका है? मास में आ चुका है। तो जब एम मास में आ चुका है तो मोल को एम नहीं लिखेंगे, मोल का ध्यान रखना यूनिट बनाते समय मोल ही लिखेंगे। ठीक है सत्येंद्र, मेन नहीं, सारे टॉपिक कवर होंगे। माफ करिए ना, 2 घंटे की क्लास में डेली इसीलिए चला रहा हूं ताकि मैं आपको एक एक टॉपिक क्लियर कर सकूं। अभी मान के चलो फिजिक्स ना कहीं आप खुद पढ़ाने लगोगे, और आज ही से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। डेली यहां पढ़िए, डेली पढ़ाइए। सही बता रहा हूं, आपको इतना बेसिक से सारी चीजें क्लियर होगी, और किसी तरह का लुल्लो चुप्पो नहीं होगा। एकदम जो होगा बहुत क्लीन और नीट कॉन्सेप्ट होगा, किसी तरह का वो नहीं होगा, है ना। चलो तो पहले बताओ, 7 मूल राशि हो गई, उनके मूल मात्रक हो गए, डायमेंशन कैसे सोटी जाती है, ये बात सबको क्लियर हो गई। ओके ठीक है, आगे बढ़े। चलो तो ये हमारी मूल राशि हो रही। मूल राशि के बाद बच्चों जो मूल राशि है ना, उस मूल राशि के बाद भी 2 और तरह की राशियां होती है।
पता है इनमें से एक राशि को बोलते हैं हम लोग पूरक राशियां। दो अलग तरह की राशियां और होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, पूरक राशियां भी बोलते हैं, है ना। तो मूल राशि 7 है, लेकिन पूरक राशि जिसको आप बोलते हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, वो बताइए कितनी होती है? सर वो 2 होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट 2 होती है, उनमें से बताओ पहली कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट का नाम क्या है? कोण, जिसको आप बोलते हैं एंगल, एंगल, है ना। और दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट्री को यूनिट होती है, सर उसको बताइए किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं घन कोण, घन कोण। कई बार आप लोग इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, एंगल। और दूसरा बताइए क्या होता है? सॉलिड। बच्चों ये जो एंगल है, ये एंगल किसमें मिलता है ना? सर ये एंगल मिलता है हमें 2 डायमेंशनल वाले क्षेत्र में। जितने भी 2D डायमेंशनल वाली आपके एरिया होते हैं वहां पर हमें कोण मिलेगा। और अगर कोई बॉडी ऐसी है जो 3 डायमेंशनल में है तो वहां पर ध्यान रखना सॉलिड एंगल होती है। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, है ना। मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने इस सर्कल का कोई पार्ट नजर आया, बनाया। ये मान लेते हैं सर्कल का मैंने कोई पार्ट बनाया, तो सर्कल के इस पार्ट के द्वारा यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये हमारा थीटा होगा। बच्चों थीटा को बताइए किस नाम से जाना जाएगा? सर ये हमारा एंगल है, जिसको आप कई बार कोण के नाम से जानते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, अब मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ बात कर लेते अभी। अब दूसरा हमारा बताओ सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 3 डायमेंशनल का कोई ऑब्जेक्ट है ना। और बच्चों ये जो 3 डायमेंशनल का कोई ऑब्जेक्ट है, ये 3 डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पर चारों पॉइंट को मिला देने से ये जो हमारा एंगल बनता है, सर ये एंगल चारों पॉइंट को मिला देने से ये जो एंगल बनता है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल को किससे शो करते हैं? तो कह देना घन कोण को शो किया जाता है ओमेगा से। सॉलिड एंगल को किससे शो करते हैं? तो सॉलिड एंगल को शो किया जाता है ओमेगा से, घन कोण जिसको बोलते हैं, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि इनके मात्रक क्या? तो ध्यान रखना कोण के मात्रक होगा रेडियन, कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन, रेडियन। तो रेडियन ना, ये ध्यान रखना कोण के मात्रक होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होती है? सर सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो रेडियन एंगल की यूनिट होगी और स्टेरेडियन किसकी होगी? सर स्टेरेडियन सॉलिड एंगल की होगी। ओके। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कोण की यूनिट तो एंगल वो होती है डिग्री, आपने तो रेडियन बताया नहीं। अगर एंगल की तुमसे एसआई यूनिट पूछी जाए तो एंगल की एसआई यूनिट हमेशा रेडियन बताइए, कभी डिग्री मत बताइए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके चलो अब मेरा एक सवाल है आपसे। आपने 2 तरह की क्वांटिटी पढ़ी, आप देखो सवाल भी मैं बताता चल रहा हूं। आपने 2 तरह की क्वांटिटी पढ़ी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप में से कोई मुझे बताएगा फंडामेंटल और कॉम्प्लीमेंट्री में से किसमें किसमें यूनिट होती है और किसमें डायमेंशन होती है, या दोनों में डायमेंशन होती है दोनों में यूनिट होती है? तो नोट करके कॉपी में कहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है और वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो बड़े ध्यान से बच्चों, जब आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, सर मूल राशि की बात करते हैं, अभी अभी आपने मूल राशि पढ़ी, तो ध्यान रखना मूल राशि में दोनों चीजें होती हैं। कौन सी दोनों चीजें होती हैं? तो कह देना मूल राशि में मेरे भाई यूनिट भी होती है, मतलब मात्रक भी होता है, और मूल राशि में ध्यान रखना डायमेंशन भी होती है। डायमेंशन का मतलब विमा। तो मूल राशि में ध्यान रखना सर यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होती है, दोनों चीजें पाई जाती है मूल राशि में। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होता है जिसको आप बोलते हैं पूरक राशि, तो पूरक राशि में ध्यान रखना दोनों चीजें नहीं पाई जाती, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट में यूनिट तो होती है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की कभी डायमेंशन नहीं बनती, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की कभी भी डायमेंशन नहीं बनती। नोट डाउन कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार डिफरेंस में पूछ लेगा आपसे। ओके हाँ बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट आर डायमेंशनलेस, ये एकदम से। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों अभी ना हमने 7 और 2 9 यूनिट पढ़ लिए। अब ये आ गया फिजिक्स का पूरा संसार, जिसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड क्वांटिटी। पता है ड्राइव्ड क्वांटिटी किसे बोलते हैं? बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोला जाता है जो मूल राशि से मिलकर बनती है। मतलब वो जो 7 तरह की मूल राशि मैंने बताई ना, उन 7 तरह की मूल राशि से जितनी भी राशियां बना सकते हो, या फिर उनको छोड़कर और जितनी राशियां हैं, सर वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब जैसे कि मैंने वहां पर वेलोसिटी नहीं बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी में वेलोसिटी नहीं था, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ड्राइव्ड हो जाएगी, व्युत्पन्न। मैंने वहां एक्सेलरेशन नहीं बताया, तो एक्सेलरेशन ड्राइव्ड हो जाएगी, व्युत्पन्न। फोर्स नहीं बताया, तो मूल राशि को आप छोड़ दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी छोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी बनेगी सर वो सारी की सारी क्वांटिटी हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। अब ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं। ओके बच्चों, आप लोगों को सारी व्युत्पन्न राशियां, सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी की फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट, ये सब बनाना सीखना है, और ये सब बनाना सबको आना चाहिए। और डायरेक्ट मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक तरफ मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी, एक तरफ उसके फॉर्मूले लिखोगे, दूसरी तरफ यूनिट लिखूंगा, तीसरी तरफ डायमेंशन लिखूंगा। चलो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी बताइए क्या है? सर पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है एरिया। अब आप जल्दी से मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना एरिया
सर होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा बताइए किसका फॉर्मूला हो गया, ये सर एरिया का फॉर्मूला हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक बताइए क्या हो जाएगा सर, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों का मात्रक मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो चूंकि मीटर है, मीटर को हम लोग एल से शो करते हैं और मीटर का स्क्वायर है तो ये हमारा एल स्क्वायर, ये हमारा पहला हमारा एल स्क्वायर हो गया। चलो आगे आयतन। बच्चों अगली फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई वैल्यूम, आयतन बताइए वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा सर, वैल्यूम का फॉर्मूला होगा एल बी एच। इसमें 3 पैरामीटर आ जाएंगे, लंबाई आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा, ऊंचाई। सर मात्रा क्या बन जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या बन जाएगी सर, डायमेंशन बन जाएगी एल की पावर 3। सुनते रहे ना ध्यान से ट्राई सर, अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। संतोष कुमार आप मेरे ड्यूटी और एनटीपीसी के लाइव बैच से तो जुड़े हो। चलो अगली क्वांटिटी बताइए कौन सी हो जाएगी सर, अगली क्वांटिटी हो जाएगी वेलोसिटी। आप वेलोसिटी बोल दो या स्पीड बोल दीजिए, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो मात्रा आएगा, इसके अलावा हमारे पास जो भी डायमेंशन आएगी वो सेम आएगी, है ना। सर वेलोसिटी या स्पीड, बच्चों चाल बराबर बताइए क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय ये हमारा चाल है, दूरी बटे समय चाल है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन बना दो तो बच्चों मीटर की डायमेंशन एल और पर सेकंड ऊपर जाएगा, पर सेकंड ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -1। रखना वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1 होती है, एल टी की पावर -1 होती है। सुनते रहे ना। त्वरण एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है तो कह देना एक्सेलेरेशन का मतलब होगा बच्चों ए बराबर वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलेरेशन। आप बताइए जल्दी से इसका मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों, वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड और है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या बन जाएगी सर, डायमेंशन बन जाएगी एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2 इसकी डायमेंशन। सुनना है ना सब लोग। बल फोर्स, बच्चों फोर्स का अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फोर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा सर, फोर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। आप बताओ मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों, F का मतलब किलोग्राम, A का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसी को ध्यान रखना, एक नाम बोला जाता है न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है चलो और बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी -2 है और किलोग्राम मतलब m, तो बल की डायमेंशन बन जाएगी एम एल टी -2, एम एल टी -2 ये हमारे बल की डायमेंशन हो गई एम एल टी -2। देखो कम से कम मैं भी आपको 50 तरह की डायमेंशन बताने वाला हूं, लेकिन 50 तरह की डायमेंशन याद नहीं करना, आपको याद वही करना है जो आपको कहूं कि भैया इसको याद कर लो। तो जिसका फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है सर वही डायमेंशन बस आपको याद करनी है, सारी डायमेंशन बिल्कुल नहीं याद करनी है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अभी आपके सामने जो कुछ लिखी है, जितनी डायमेंशन लिखी है वो सब याद करनी है, ये सब याद करने वाली डायमेंशन है, इसमें किसी तरह का तो कोई धोखा मत रखिएगा, ये सब याद करनी है। पहली एरिया L2, वॉल्यूम L3, वेलोसिटी LT -1, एक्सेलरेशन LT -2 और फोर्स MLT -2। फोर्स तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये ज्यादातर जगह पे इस्तेमाल में लाई जाएगी, जिसको आप कई बार न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन MLT -2 होती है। क्लियर है, एक बार थम्स अप करके बताइए यहां तक। चलो और आ जाइए, ये भी सारी याद होनी चाहिए। ऊर्जा जिसको आप एनर्जी बोलते हैं या फिर आपको बोल दिया जाए टार, टार मतलब वर्क, इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो पहले आप सब लोग फॉर्मूला बताइए बच्चों, टार या ऊर्जा W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बताइए बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर बताया। और न्यूटन मीटर अब समझो, याद करो पहले न्यूटन क्या था सर, न्यूटन था, याद करिए न्यूटन था MLT -2, MLT -2 ये न्यूटन था। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा सर, न्यूटन मीटर हो जाएगा ML2T -2। ये ध्यान रखना, एनर्जी की यूनिट होती है, टार की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर की यूनिट ML2T -2। लेकिन सिर्फ अगर न्यूटन होता MLT -2, न्यूटन मीटर है तो ML2T -2। ओके चलो बलागुड़ समझो पहले, बलागुड़ जिसको आप बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क ध्यान रखना, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, F इंटू आर, टाउ बराबर F इंटू आर होता है। और आप मुझे बताओ अगर टाउ बराबर F इंटू आर होता है तो मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर की डायमेंशन बताइए क्या हो जाएगी, ML2T -2। अभी अभी मैंने बताया ML2T -2 ये न्यूटन मीटर की डायमेंशन होती है, तो न्यूटन मीटर की डायमेंशन ML2T -2। ठीक है क्लियर है ना, सुनते रहना भी। शक्ति बच्चों, शक्ति जिसको आप बोलते हैं पावर, अगर पावर का फॉर्मूला देखा जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है सर वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप चाहो तो हिंदी में भी लिख दीजिए या ऐसे पूरा नाम लिख दीजिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम हमारी पावर। सुनते रहना। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ जरा, वर्क जूल हो गया, अच्छा न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं,
तो कह देना न्यूटन मीटर भी जूल कहते हैं, है ना। तो बच्चों वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल और पर यूनिट टाइम है पर सेकेंड। ओके, अच्छा बताओ जूल की डायमेंशन कितनी मैंने बताई? सर जूल की डायमेंशन बताई है ml2t-2। अच्छा ml2t-2 जूल है, तो अपॉन टी कर दीजिए, तो अपॉन टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस बना देगा, इसलिए पावर की डायमेंशन हो जाएगी ml2t-3। ml2t-3 पावर की डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें अपॉन टी करेंगे टी ऊपर जाएगा टी की पावर -3, टी की पावर -3। ओके, याद होगा न्यूटन ml-t-2, न्यूटन मीटर ml2t-2 और पावर की डायमेंशन ml2t-3, है ना। चलो बच्चों संवेग और आवेग एक साथ समझे। संवेग जिसको हम लोग बताइए किस नाम से जानते हैं सर, इसको बोला जाता है मोमेंटम। और आवेग, अभी सब डेफिनेशन आगे चल के आएंगी, बहुत अच्छे समझाऊंगा। इंपल्स, आवेग को इंपल्स बोलते हैं। अब बता संवेग का फॉर्मूला क्या है, तो कह देना संवेग P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम। तो आप बताओ मास, मास का मात्रा किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इसी हम डायमेंशन बताएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों किलोग्राम को तो m लिखते हैं, किलोग्राम को क्या लिखते हैं m, और मीटर पर सेकंड क्या है, तो कह देना मीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी है जिसकी डायमेंशन LT-1 होती है। तो बच्चों यहां पर संवेग की डायमेंशन हो जाएगी ml-t-1। ml-t-1 ये हमारी किसकी डायमेंशन हो जाएगी सर, ये हमारी संवेग की डायमेंशन, मोमेंटम की। ठीक है, चलो अब बताओ आगे। इसके बाद आवेग, सर आवेग इंपल्स, ध्यान रखना आवेग इंपल्स होता है संवेग में परिवर्तन। ध्यान से सुन लो, संवेग और आवेग दोनों की डायमेंशन और मात्रा दोनों सेम होते हैं। कई बार सवाल आएगा, तो संवेग तो मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन जो संवेग में चेंजमेंट होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो हमारा इंपल्स होगा। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है, इसीलिए इंपल्स का मात्रा भी यही सेम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड यही हमारी इंपल्स की यूनिट है। बट अगर यूनिट बनाए डायमेंशन बनाया जाए तो डायमेंशन हमारी ml-t-1। ml-t-1 ये हमारे डायमेंशन जो है मोमेंटम की बनेगी और यही डायमेंशन हमारे इंपल्स की बनेगी। सेम। चलो प्रेशर, बच्चों प्रेशर दाब जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां से थोड़ा समझो, फोर्स अपॉन एरिया, ये ध्यान रखना, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है। बच्चों फोर्स का मतलब क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और एरिया का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम एक नाम से और जानते हैं पास्कल। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो, ऊपर न्यूटन है नीचे मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मतलब ml-t-2, नीचे मीटर स्क्वायर है, नीचे L2। तो बच्चों 8L से 8L कैंसिल आउट हो जाएगा, 8L ऊपर जाएगा तो -1 बना देगा, दूसरा L ऊपर जाएगा तो -1 बना देगा। तो पता है इसकी डायमेंशन क्या आएगी सर, इसकी डायमेंशन आएगी ml-1t-2। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर डायमेंशन, है ना। मैं बताऊंगा कि प्रेशर की डायमेंशन का यूज कहां कहां होगा, बहुत सारी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होती है। ठीक है, बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो पहले आप मुझे बताओ 11 तक की डायमेंशन तुम्हें क्लियर हो गई, तो आप सब लोग एक काम करना 11 तक की डायमेंशन को एकदम रट जाना। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग 40-50 डायमेंशन देखेंगे, लेकिन उसमें से 11 डायमेंशन आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। इसमें तो किसी तरह का कोई धोखा ही नहीं होना चाहिए, हमें ये याद नहीं है ना। मैं एक बार देखो रिपीट करता हूं, बिना पीछे देखे आपको रिपीट करूंगा, आप समझना। लंबाई की L, एरिया की मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, है ना। वेलोसिटी की LT-1, एक्सेलरेशन की LT-2, बल की ml-t-2, फिर कार ऊर्जा की तो कह देना ml-2t-2, ml-2t-2, शक्ति की ml-2t-3, ml-2t-3। संवेग और आवेग की क्या होगी ml-t-1, m into v सिंपली ml-t-1। और बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जरूर याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको आप पास्कल कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ml-1t-2, ml-1t-2। ठीक है, बोलो भाई। तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये सारी डायमेंशन आपको समझ में आ रही, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से बता दूं ये सारी की सारी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये सारी डायमेंशन नहीं याद करेंगे ना, तो आगे की डायमेंशन को निकालना आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की डायमेंशन आपको याद होगी। अब बहुत सारी डायमेंशन रिपीट होगी, चलो ये देखिए, चलो याद हो गया नहीं हुआ पहले बताओ। अब ये डायमेंशन देखो अभी रिपीट हो रही, इसको बोलते हैं प्रतिबल, स्ट्रेस, है ना। ये कहलाती विकृति, स्ट्रेन, स्ट्रेन विकृति बोलते हैं। ओके, पहले हम इन दोनों की डायमेंशन देख लेते जल्दी से। फॉर्मूला याद है ना बच्चों, प्रतिबल, प्रतिबल P का फॉर्मूला भी याद रखना सर, प्रतिबल P का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों प्रतिबल P का फॉर्मूला, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होता है, कई बार आप लोग इसको क्या बोलते हैं सर, इसको प्रतिरोधी बल भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स। और नीचे बताइए क्या है सर, नीचे हमारा एरिया है, यही हमारा प्रतिबल है, स्ट्रेस। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप मुझे बताओ जरा, रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाय एरिया है, तो
तो बच्चों फोर्स अपॉन एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और याद करो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की डायमेंशन मैंने क्या बताई थी सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की डायमेंशन बताई थी ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना, प्रेशर और प्रतिबल स्ट्रेस दोनों डायमेंशन सेम होती है। विकृति बच्चों, विकृति की बात कर रहा है, स्ट्रेन विकृति E बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, है ना। तो आप बताओ ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, जिसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, नो यूनिट। ले रहा डायमेंशन बनाई जाए या तो लिख दीजिए नो डायमेंशन, या फिर हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ मिले m⁻�0 t⁻�0 l⁻�0 ऐसा लिखा, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, जल्दी बताओ। अरे मेरे भाई वो टीम को फोन कर लो, कहां पर क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी वो पूरा बता देंगे, आप परेशान मत होइए। चलो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं पृष्ठ तनाव की, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन, सुनते रहे ध्यान से। सरफेस टेंशन मतलब जिसको आप बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है F/L। सरफेस टेंशन मतलब F/L होता है। अच्छा F/L होता है तो ऊपर न्यूटन नीचे पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये स्टेटमेंट मात्रा का। सर न्यूटन का मतलब हो गया ml t - 2 पर मीटर यानी पर l, तो ml t - 2 नीचे l हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो जाएगी mt - 2। mt - 2 हमारे पृष्ठ तनाव की डायमेंशन। ओके चलो और आई आवृत्ति बच्चों, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कह देना फ्रीक्वेंसी स्मॉल n बराबर होता है 1/t। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को सर, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवर्तकाल के उल्टे को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1/t होता है। अच्छा 1/t है तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/सेकंड, और 1/सेकंड को बताइए किस नाम से जाना जाता है, सर इसको बोलते हैं हर्ट्ज ना। लेकिन अगर डायमेंशन बनाई जाए फ्रीक्वेंसी की तो 1/सेकंड था तो उल्टा हो जाएगा t⁻⁻1, 1/सेकंड था तो t⁻। बताओ यहां तक सबको क्लियर है ना, फटाफट जल्दी बताइए। अब बच्चों कुछ ऐसे भी टर्म आएंगे बच्चों, डायमेंशन का सवाल तब कठिन हो जाता है जब हमसे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल वाली डायमेंशन पूछ लेता है ना, तब मेरे भाई थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल वाली डायमेंशन को हमें कैसे आसान करना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस आप सुनते रहिएगा कि कैसे हमें आसान करना है। अभी आपके सामने यहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल सिंबल की डायमेंशन बची हुई है, एक रेजिस्टेंस की बची हुई है, एक विद्युत क्षेत्र की बची हुई है ना। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक दो छोटी छोटी चीजें बता देता हूं जो यहाँ पर आएंगे। चलो यही बता देता हूँ, यही बता देता हूँ, ध्यान से बच्चों। विद्युत धारा को हम किससे शो करते हैं, विद्युत धारा एम्पियर, उसको हम लोग शो करते हैं ए से, है ना। करंट को ए से शो किया जाता है। तो आप लोग एक और चीज याद कर लो बच्चों, याद करो करंट आई बराबर क्या होता है, Q/T। मैं अगर पूछूं कि यहाँ Q बराबर क्या बन जाएगा तो Q बराबर IT, IT आई मतलब एम्पियर और टाइम मतलब समय, तो आवेश की डायमेंशन AT होगी। तो इसको पहले याद कर लो कि आवेश की डायमेंशन A × T होती है, ये याद कर लीजिए पहले। एक तो विद्युत धारा की A होती है एम्पियर, मेरे चार्ज की कोई डायमेंशन पूछे तो AT, क्या बताना है AT, हाँ बस ये दो चीजें याद कर लो, चार्ज की डायमेंशन AT। ठीक चलो अब आइए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बता रखा था, नहीं बता रखा आगे चल के बताऊंगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, फोर्स डिवाइड बाय Q, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, F डिवाइड बाय Q। बच्चों F, सर F का मतलब न्यूटन और Q मतलब कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये हमारे विद्युत क्षेत्र का मात्रा का दिया न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन थोड़ा बनाते हैं, है ना, ध्यान समझो बच्चों। न्यूटन का मतलब क्या हुआ ml t - 2, कूलम का मतलब क्या हुआ AT। तो ऊपर पता क्या आएगा सर, ऊपर आएगा ml t - 2, नीचे आएगा AT। सोच के देखिए कि इसको क्या लिखेंगे, सोच के देखिए जल्दी से इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए समझ में आ रहा है ना। एक बार थोड़ा थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर यहाँ तक डायमेंशन क्लियर हो रही। तो बच्चों यहां से आप देखो T ऊपर जाएगा तो कटेगा नहीं, जुड़ेगा, तो बताइए कितना आएगा सर, ये आ जाएगा N L A - 1 और T माइनस जो 2 था वो हमारा T - 3। ये विद्युत क्षेत्र की डायमेंशन हो रही ML - 1 ML A - 1 और आगे हो जाएगा बच्चों T - 3, ML A - 1 T - 3। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको निकालना है। रेजिस्टेंस अभी बचा हुआ है, अभी छेड़िए नहीं उसको। पहले मैं आपको विद्युत विभव बताऊंगा, विद्युत विभव इसको बोला जाता है इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सारी डायमेंशन इसलिए बता रहा हूं ताकि भविष्य में कोई भी डायमेंशन आपके सामने आए तो वो डायमेंशन आप निकाल, है ना। विद्युत विभव बच्चों, विद्युत विभव बताइए क्या होता है सर, विद्युत विभव V बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, Q डिवाइड बाई Q, W डिवाइड बाई Q होता है। सर W का मतलब क्या है, सर W का मतलब है जूल और Q का मतलब है कूलम, जूल पर कूलम, ये हमारी स्टेट डायमेंशन मात्रा। चलो
अब याद करो पहले, अब देखो ये भी कितना आसान हो गया। मैंने कहा ना कूलाम का डायरेक्ट याद करना है, कूलाम की डायमेंशन 80 होती है, उसको याद कर लो डायरेक्ट। तो कहना ऊपर वर्क है, जूल है, Ml2T-2, Ml2T-2। ओह नीचे क्या है सर, नीचे हमारा 80 है, तो क्या हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो। तो पता है ऊपर Ml2T-2 नीचे 80, तो हो जाएगा Ml2, 80 का A-1, और बच्चों जो 80 था ऊपर जाके T-3 बना दे, Ml2 A-1 T-2, Ml2 A-1 T-3। ये अलग बात है कि जूल पर कूलाम को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, वोल्ट के नाम से, Ml2 A-1 T-3। ठीक है, जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो गई? बोलो, कुछ मिस्टेक की क्या मैंने? हाँ यार मैंने मिस्टेक कर दी। नहीं सही तो है, जूल की डायमेंशन Ml2 T-2 नीचे 80 A-1 T-3, सही तो है, एकदम सही है, चेक कर लो चाहे। जूल की डायमेंशन रखोगे ना Ml2 T-3। ओके, अब बच्चों बची हमारे पास क्या सर, बची हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब सोचो रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जिसको आप बोलते हैं प्रतिरोध। मेरे भाई प्रतिरोध रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है सर, V/I होता है, V/I होता है। सोच देखिए V/I है, तो आप मुझे बताओ V कितना हो जाएगा, है ना? नहीं मेरे हिसाब से तो बफर बिल्कुल नहीं कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं बफर नहीं है चल रहा, एकदम सही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन तुम्हारा वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब मात्रक, और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही बताइए किस नाम से जाना जाता है, ओम के नाम से। अब सवाल ये डायमेंशन निकाले कैसे, तो भैया वोल्ट की डायमेंशन तो आपने निकाल ली ना, अभी वोल्ट की डायमेंशन निकली है Ml2 A-1 T-3, ये हमारे वोल्ट की डायमेंशन थी, Ml2 A-1 T-3, चेक कर लो। और नीचे एम्पियर, बच्चों एम्पियर की डायमेंशन A होती है, एम्पियर डायमेंशन कितनी होती है, A होती है, अभी अभी मैंने बताया कि एम्पियर भैया A होती है। आवेश चार्ज की 80 होती है, एम्पियर की A होती है, तो ये ऊपर जाएगा, घटेगा नहीं, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो पता क्या बन जाएगा सर, ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन क्या बनाएगा, Ml2 A-2 T-3, तो ये डायमेंशन यहां पर बना देगा Ml2 A-2 T-3, Ml2 A-2 T-3, ये हमारे रेजिस्टेंस की डायमेंशन है ना। एक बार सारे बच्चे भी कमेंट करके मुझे बता दो क्या बफर हो रहा है क्या, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो नेट दिखाई दे रहा है वो फुल स्पीड में दिखाई दे रहा है, तो बफर तो नहीं होना चाहिए। बाकी और भी बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या बफरिंग हो रही है। सही है एकदम, एक बार बताइए जरा कमेंट करके। इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन, इलेक्ट्रिसिटी वाले टर्म की डायमेंशन निकालना थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, लेकिन ध्यान से पढ़िए तो फिर आपको वो भी पूरी एकदम समझ में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना समझ में आए। ठीक है, देख लो भैया शौकत अली शायद आपकी तरफ से हो रहा है, चलो इधर आइए। विद्युत विभाग सबका क्लियर हो गया होगा, अभी बहुत सारी डायमेंशन है ना, एडिटेड समझते। अब देखो प्लांट नितांत, इसको हम लोग ध्यान रखना प्लांट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, प्लांट कांस्टेंट। ओके, और एक और साथ में पढ़िए कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। मैं इन दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों की डायमेंशन एकदम सेम होती है। एंगुलर मोमेंटम, प्लांट कांस्टेंट, सर दोनों की डायमेंशन एकदम सेम होती है। हालांकि फॉर्मूले में ध्यान रखना, प्लांट कांस्टेंट E बराबर फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। बच्चों न्यू यहाँ आवृत्ति होती है, न्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है ना। जबकि कोणीय संवेग J बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है M इंटू V इंटू R, एम लिया। ठीक है, अब समझो, ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूं। बच्चों ये E है, E का मात्रक जूल, X का मात्रक मुझे निकालना है, आवृत्ति का मात्रक 1 सेकेंड, समझे ना। तो एनर्जी का मात्रक जूल, फ्रीक्वेंसी न्यू का मात्रक 1 सेकेंड, तो बताइए एक्स का मात्रक क्या आ जाएगा, तो प्लांट कांस्टेंट का जो मात्रक होगा बच्चों वो हमारा जूल सेकेंड होगा। याद रखिएगा प्लांट कांस्टेंट का मात्रक जूल सेकेंड होगा। और एक बात और याद रखना, प्लांट नितांत और कोणीय संवेग जब इसका मात्रक निकालते दिखेगा तो इसका मात्रक भी पूरा का पूरा वही आएगा, जूल सेकेंड। इन दोनों की यूनिट, इन दोनों की डायमेंशन दोनों सेम। अब मुझे डायमेंशन बनानी है, याद करो पहले जूल मैंने क्या बताया था सर, जूल को मैंने बताया था Ml2 T-2 बताया था, और आगे सेकेंड है तो Ml2 T-2 और आगे सेकेंड T है, तो Ml2 T-2 ना होके Ml2 T-1, Ml2 T-2 ना होके क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो Ml2 T-1 होगा। तो प्लांट नितांत और ध्यान रखिएगा इन दोनों की डायमेंशन Ml2 T-1 है ना। नहीं एमडी शौकत अली आपने -3 टू किया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो -2 है वो जब T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 बनाएगा ना मेरे दोस्त, नहीं समझे बात को है। चलो आगे बल नितांत, बच्चों बल नितांत जिसको आप बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग वाले चैप्टर में डिफाइन किया जाता है बल नितांत, फोर्स कांस्टेंट। और याद रखना फोर्स कांस्टेंट जो K बराबर होता है वो कितना होता है, तो कह देना फोर्स कांस्टेंट K बराबर होता है ऊपर फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट,
ऊपर फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऊपर फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो मात्रा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और याद करो मैंने न्यूटन की डायमेंशन बताई है, इसलिए बोला था कि शुरुआत वाली 11 डायमेंशन आप याद कर लो, है ना। तो बच्चों न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर मीटर को अगर सॉल्व करते देखे तो mt माइनस 2 आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन mlt माइनस 2, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। पता है इसकी डायमेंशन किसके बराबर है? इसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन वाले के बराबर है। सुन लीजिए और आ रही है बच्चों। इसके बाद यंग मापांक, है ना, कई बार आप लोग इसको यंग मॉडुलस के नाम से जानते हैं, यंग मॉडुलस। ओके, अब आप सोचो कि यंग मॉडुलस होता क्या है, तो क्या ना यंग मॉडुलस जिसको कई बार आप लोग वाई से शो करते हैं और कुछ किताब वाले इसको ई से शो करते हैं। यंग मॉडुलस में ऊपर फॉर्मूला होता है स्ट्रेस और नीचे फॉर्मूला होता है स्ट्रेन। ये यंग मापांक का फॉर्मूला है। ऊपर ध्यान रखना हमारा क्या होता है, प्रतिबल होता है, और नीचे बताइए क्या होती है सर? नीचे हमारी विकृति होती है। अब सोच के देखिए, प्रतिबल का कोई प्रतिबल की यूनिट थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल, अब विकृति की कोई यूनिट नहीं। तो जब विकृति की कोई डायमेंशन नहीं है, प्रतिबल की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी, तो आप कह सकते हैं कि हमारे यंग मॉडुलस की भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। हाँ बिल्कुल याद हो रहा है, बिल्कुल एकदम सही है। चलो एक और बचा है चुंबकीय क्षेत्र, इसको बताइए किस नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको निकाल लेते हैं बड़े आराम से निकाल। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए बहुत आराम से हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्स F बराबर बताइए क्या होता है? B इंटू आई इंटू एल। साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। बच्चों यहाँ से बीटा फॉर्मूला बनाइए, बीटा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से बीटा फॉर्मूला बताऊं कि बीटा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? BIL। चलो अगर मैं यहाँ से बीटा फॉर्मूला बनाऊं तो B बराबर बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऊपर हमारा S नीचे I इंटू एल, ये हमारा बीटा। BIL साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ से बीटा फॉर्मूला होना है। तो बच्चों मात्रा बन जाएगा इसका न्यूटन ऊपर और नीचे हमारा हो जाएगा एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। हालांकि इसी को हम टेस्ला कहते हैं, है ना, लेकिन वो सब बातें हम बाद में करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम डायमेंशन बनाना सीख रहे हैं। तो बच्चों न्यूटन की डायमेंशन ml t माइनस 2, ml t माइनस 2, और बच्चों मीटर की l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो mt माइनस 2 ऊपर बचा, mt माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, mt माइनस 2, mt माइनस 2 ऊपर बचा, 80 नीचे। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर होगा mt माइनस 2, नीचे हमारा होगा 80, नीचे होगा 80 एम्पियर के लिए। तो बताओ इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? m a माइनस 1 t माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहां पर जो डायमेंशन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो डायमेंशन आ जाएगी m a माइनस 1 t माइनस 3, m a माइनस 1 t माइनस 3। बोलो नहीं नहीं मिस्टेक हो रही, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, बैटरी चेंज कर दो। यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। देखो न्यूटन तो हमारा ml t माइनस 2, एम्पियर की तो a होती है और मीटर की l होती है। तो बताइए क्या आएगा? सर l से l कैंसिल होगा, ये आएगा m a माइनस 1 t माइनस 2, m a t माइनस 2, ये आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो डायमेंशन आएगी वो m a माइनस 1 और आगे t माइनस 2। माफ करिएगा मुझे 80 लग दिया था एम्पियर की, एम्पियर की 80 नहीं होती, एम्पियर की a होती है ना। b मैग्नेटिक फील्ड है, बदल दो। हाँ मैंने ध्यान दे दिया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एमडी जरूरत अली, मुझे अचानक से याद आया। चलो अब आप जल्दी से बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अभी डायमेंशन खत्म नहीं हुई है। पीडीएफ कैसे मिलेगा शैलेश, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, पहले अभी आप सुनते रहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों की क्लास बढ़िया से चलती रहे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है ना? और आगे सुनिए अभी ना। हाँ बच्चों 22-23 तक हमने सारी की सारी डायमेंशन को समझ लिया कि सारी डायमेंशन कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना बच्चा है जैसा। लेकिन आप देखो पूरी की पूरी डायमेंशन पढ़ते समय कई सारी डायमेंशन हमें ऐसी भी मिली है जिनकी डायमेंशन सेम है। जैसे कि हमने बल का देखा, है ना, हमने भार, बल और भार दोनों की डायमेंशन सेम होती है। और भी बहुत सारी डायमेंशन है जो सेम है, जैसे कि वर्क, एनर्जी, इनकी डायमेंशन सेम है। हमने और भी बहुत सारी डायमेंशन देखी, सरफेस टेंशन, है ना, बल नियतांक, इनकी डायमेंशन सेम है। प्रेशर और प्रतिबल, इनकी डायमेंशन सेम है। तो बच्चों सब नहीं पूछेगा तो सब कोई पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन आपको सारी रटनी नहीं है। मैंने आपको कहा कि आपको कम से कम 11 तक की याद करनी है, 11 तक की एकदम रटी हुई होनी चाहिए, 11 तक की एकदम रटी हुई होनी चाहिए। हाँ जैसे बच्चा कह रहा है विस्कोसिटी नहीं बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए बस, है ना, मैं विस्कोसिटी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 11 तक आप सिर्फ याद करो, बाकी आपके एग्जाम में जो भी डायमेंशन आ जाए उसको निकाल लो। मैंने जैसे कि निकाल के दिखाया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, है ना। तो बच्चों बहुत सारी डायमेंशन आपस में सेम हुई है,
तो मैंने क्या किया है कि जितनी डायमेंशन सेम रही है उन सारी डायमेंशन को एक साथ लिख लिया है ताकि आपको सेम डायमेंशन वाले टर्म याद हो जाए। ओके, अब समझो। तो यहां पर आपकी अगली हेडिंग पड़ जाएगी सेम यूनिट क्वांटिटी। जैसे कि आप देखिए, जब भी कभी आपसे एनर्जी के बारे में बोला जाए, आपको वर्क के बारे में बोला जाए, आपको बलागुण के बारे में बोला जाए, ध्यान रखिएगा इन तीनों का मात्रक, इन तीनों की डायमेंशन एकदम सेम होती है। ठीक है, तो बताइए जरा इन तीनों का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और इन तीनों की डायमेंशन पूछी जाए तो इन तीनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2 t-2। तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए, है ना। मैं विस्कोसिटी बता रहा हूं, बस 2 मिनट रुकिए। इसके बाद अगला बताइए क्या है? सर अगला तुम्हारे पास वेट है, भार या फिर फोर्स की पूछा जाए, वेट या फोर्स। तो बच्चों ध्यान रखना, वेट और फोर्स दोनों की डायमेंशन या दोनों का मात्रक न्यूटन होगा। तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी? सर डायमेंशन ml-t-2। ml-t-2 ये हमारी डायमेंशन है। चलो आगे, संवेग और आवेग यानी मोमेंटम हो गया एक, और दूसरा बताइए हमारा क्या है? इंपल्स। संवेग और आवेग, याद करो संवेग और आवेग दोनों का मात्रक क्या होता है? सर दोनों का मात्रक हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ध्यान रखना, जब इसकी हमने डायमेंशन देखी थी तो ml-t-1 ml-t-1 ये इसकी डायमेंशन बनी थी। नोट डाउन करते रहना। और मैं पहले बता दूं, हम लोग की क्लास थोड़ा सा लंबी चलेगी, इस बात को पहले ध्यान से समझ लो सब लोग। इसलिए ना वो छोटे बच्चों वाली हरकत किसी को नहीं करनी कि बस कर, भूख लगी है, पेशाब लगी है, ये सब नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है तो मुझे भी तो लगा हुआ है, मेरी तबीयत सही नहीं है, घर में बीवी इंतजार कर रही है टेट काटने के लिए, लेकिन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये बात समझ लो कि ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करना। इसलिए मैंने पहले से सजेशन दे दिया, मुझे 30 दिनों में फिजिक्स पूरी खत्म करनी है हर हाल में। और ये तभी हो पाएगी जब हम बाउंड्री यानी लिमिट से जाके पढ़ाई करेंगे, लिमिट में नहीं पढ़ाई करनी हमें। चलो आगे, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, सापेक्ष गुणवत्ता। बच्चों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ध्यान रखना, हमारा जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं है। आवर्धन क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन में भी जो चीज ऊपर रहती है सर वही सेम चीज नीचे होती है। विकृति जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेन, और सापेक्ष घनत्व जिसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। बच्चों ये सारे के सारे क्वांटिटी यहाँ ऐसी लिखी हुई है जिसमें ऊपर और नीचे चीजें सेम रहेंगी। जैसे सापेक्ष घनत्व में ऊपर घनत्व नीचे घनत्व, इसीलिए इन सब के कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। डायमेंशन कोई पूछे तो आप सीधा सीधा बताइए m⁻0 l⁻0 t⁻0, जब कुछ है नहीं तो सब में 0 0 लगा। चलो और आइए, दाब। दाब मतलब हमारा क्या हो जाएगा सर? दाब का मतलब हो गया प्रेशर, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, और इलास्टिक गुणांक या फिर आप इसको बोल सकते हैं इलास्टिक कोएफिशिएंट, या आपने अभी अभी एक नाम लिया था ना इसका थोड़ी देर पहले, जिसको बोला था यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, है ना। अभी हम लोग बातचीत करेंगे इस पर भी, है ना, पहले खत्म कर लिया है। तो यंग मॉडुलस बच्चों, प्रेशर, प्रतिबल, यंग मॉडुलस सबका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन पूछो तो डायमेंशन याद करिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की मैंने कहा था रटी हुई होनी चाहिए, ml-1 t-2 ml-1 t-2। ठीक है, चलो अरे प्लांट्स कांस्टेंट मतलब प्लांट नियतांक, ये बहुत पूछा जाता है। प्लांट्स कांस्टेंट, प्लांट्स नियतांक की डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताओ इनमें से किसकी डायमेंशन सेम होती है, सेम नहीं होती है, ऐसे बनेगा। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके चलो बताओ, तो कोणीय संवेग याद करो, इन दोनों की डायमेंशन मैंने क्या बताई थी सर? इन दोनों की डायमेंशन जूल सेकंड, जूल ml2 t-2 सेकंड टी। तो बताइए यहाँ डायमेंशन क्या बन जाएगी सर? यहाँ डायमेंशन बन जाएगी ml2 t-1, t-2 को इनटू सेकंड t-1 कर देगा। बताओ जल्दी बताइए, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई नहीं हुई, है ना? तो अभी ना हमने सारी की सारी डायमेंशन को निकाल लिया कि सारी की सारी डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी, कैसे हम लोग डायमेंशन को याद रखेंगे। बहुत सारा आंकड़ा, बहुत सारा डेटा हम लोगों ने देख लिया। जल्दी से एक बार सब लोग पहले कमेंट करके बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आपके मन में पता क्या आएगा सर? आपके मेरे मन में आएगा कि बहुत सारी डायमेंशन तो सर अभी भी है जो छूट गई। जैसे एक बच्चे ने कहा विस्कोसिटी सर बता दो, श्याम बता दो, है तो बच्चा फिर से कल पूछे कि सर आप जरा मुझे इसकी डायमेंशन बता दो, उसकी डायमेंशन बता दो, हो सकती कोई बड़ी बात। तो वहां पर क्या है ना, हमें डायमेंशन निकालना भी सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको निकाल कर दिखाया। अब एक बच्चे ने मुझसे अभी पूछा था कि सर विस्कोसिटी की डायमेंशन बता दीजिए, है ना। तो मुझे फर्ज बनता है कि मैं आपको विस्कोसिटी की डायमेंशन बताऊं कि विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे निकलेगी। अगर नहीं बताना है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चल बेटा चल 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 चल, चलो नहीं चल पा रहा तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, मैं यहाँ पर विस्कोसिटी डायमेंशन बता देता हूँ ना बच्चा। विस्कोसिटी डायमेंशन नोट डाउन करके आप इसको डिलीट कर लेना ताकि मैं वाली स्लाइड समझा सकूं पूरी, है। चलो बच्चों, विस्कोसिटी जैसे बच्चे ने पूछा
तो मैं यहां बता देता हूं विस्कोसिटी क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो श्यानता का जो मात्रक होता है सर वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना किसका मात्रक होता है, श्यानता। बच्चों श्यानता यूनिट ये है, जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब जानेंगे कैसे आया। बच्चों न्यूटन को बोल सकते हैं ml t - 2 और इनटू हमारा सेकेंड टी, और यहां पर बताइए क्या हो जाएगा L2। तो बच्चों देखो 8L से L कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ml - 1 t - 1 ml - 1 t - 1 ये हमारा कह सकते हो क्या हो जाएगी, श्यानता हो जाएगी। ठीक है। अनीश पाटिल कहां थे भैया इतनी देर से, कह रहे हो 5वां नंबर क्लियर नहीं है। 5वां नंबर कैसे क्लियर नहीं है, कौन सा 5वां नंबर ये? अरे इसमें क्या है, दाब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, इलास्टिक कोएफिशिएंट को हम यंग मॉडुलस भी कहते हैं। ये जो प्रत्यास्थ गुणांक लिखा है ना सर, इसी का दूसरा नाम क्या है सर, इसी को बोला जाता है यंग मॉडुलस। और अभी अभी मैंने बताया कि यंग मॉडुलस क्या होता है ना, देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस की डायमेंशन मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी आपको बताई, यंग मापांक, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। चलो बताइए सारी डायमेंशन सब लोग क्लियर, सीख गए ना। मैं अगला मतलब है क्या ना, मैंने बोला कि हम लोग ज्यादा थोड़ा पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा ज्यादा ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्योंकि अगली हेडिंग आ जाएगी, हमें सारे के सारे प्रीफिक्स और उनके सिंबल याद करने, मान लिया। चलो याद किया जाए है ना। तो बच्चों पहले तो आप याद कर लो, टोटल हमें 16 सिंबल 16 प्रीफिक्स याद करने। 8 प्रीफिक्स वो होंगे सर, 8 प्रीफिक्स ये होंगे जिनमें 10 की पावर पॉजिटिव में जाएगा। 8 प्रीफिक्स वो होंगे जिसमें 10 की पावर बताइए किसमें जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। और 8 वो प्रीफिक्स होंगे, 8 वो प्रीफिक्स है जिसमें 10 की पावर बताइए किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। ओके, तो ये शुरुआत वाले जो 8 है वो 10 की पावर प्लस में जाएंगे और इनके मान 10 की पावर माइनस में होंगे। अब पहले लाइन से याद कर लो इनको, लाइन से। तो पास्कल नहीं एमडी ऑटोटली बिल्कुल गलत बात, पास्कल सेकंड को पॉइंट नहीं कहते है ना। ये बात आगे चलते जब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। पास्कल सेकंड विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है, पॉइंट विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है। तो दोनों में जमीन आसमान का बराबर नहीं होते दोनों, है ना। चलो तो पहले तो मैं आपको पॉजिटिव पावर वाले याद करा दूं, इसको याद करना जैसा मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला जो पॉजिटिव पावर होगी वो एक्सा होगा, एक्सा के बाद ध्यान रखना पेटा होगा, पेटा के बाद ध्यान रखना टेरा होगा, टेरा के बाद ध्यान रखना डीडा होगा, डीडा डीडा के बाद ध्यान रखना मेगा होगा, और बच्चों मेगा के बाद क्या होगा, किलो होगा, किलो के बाद ध्यान रखना हेक्टो होगा, और हेक्टो के बाद ध्यान रखना डेटा होगा, हेक्टो के बाद डेटा। इनकी जो पावर है वो कैसे याद करनी है, सबसे पहले जो ऊपर से शुरुआत होगी एक्सा से, एक्सा से जो शुरुआत होगी वो 10 की पावर 18 से होगी, 10 की पावर 18। और जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे तो 3-3 के गैप में घटेंगे, किस तरह कितने गैप में, 3-3 के, यानी एक्सा 10 की पावर 18 है, पेटा 10 की पावर 15 है, टेरा 10 की पावर 12 है ना, डीडा 10 की पावर 9 है, मेगा 10 की पावर 6 है, किलो 10 की पावर 3 है। बच्चों किलो तक 10 की पावर 3 तक पहुंच रहे, उसके बाद आपको क्या करना है, हेक्टो और डेटा में, उसमें लगातार घटना है, 3-3 में नहीं। तो हेक्टो 10 की पावर 2 होता है, डेटा 10 की पावर 8 होता है। ठीक है, जल्दी बताओ। ओके, तो बताइए पहले ये लाइन सबको याद हो रही ना, तो पहले तो आप इनको हम बाद में याद करेंगे, पहले तो आप क्रम से याद कर लो, क्रम भूल जाए तो खेल खत्म है ना। तो सबसे पहले ऊपर क्या आया, एक्सा, एक्सा के बाद पेटा, देखो पहले एक्सा, एक्सा के बाद पेटा, फिर टेरा, टेरा के बाद डीडा, डीडा के बाद मेगा, मेगा के बाद किलो, हेक्टो, डेटा। एक बार और सर, पहले एक्सा, पेटा, टेरा, डीडा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेटा। बच्चों ध्यान रखना ये सब में पावर पॉजिटिव होती है। 18 से शुरुआत कीजिए, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1। चलो इधर आइए, फिर जैसे आप यहाँ डेटा तक पहुंच जाओगे, डेटा तक, डेटा के बाद ध्यान रखना हमारा डेसी, डेसी के बाद सेंटी है ना, डेटा के बाद क्या आ जाएगा, डेसी आ जाएगा, डेसी के बाद हमारा क्या आ जाएगा सर, डेसी के बाद हमारा आ जाएगा सेंटी। ओके, तो सेंटी, और सेंटी के बाद बताइए क्या आ जाएगा, मिली आ जाएगा, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पीटो, और पीटो के बाद फेमटो, 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 फेमटो के बाद एटो। ये सब प्रीफिक्स है ना। अंतर होता है भैया, हेक्टो लंबाई का मात्रक है, हेक्टो कार्य हेक्टो, ये देखो ये लंबाई है, ये मतलब सॉरी मात्रक नहीं है, हेक्टो ये एक प्रीफिक्स है, कोई मात्रक नहीं लंबाई का। तो प्रीफिक्स एक अलग चीज होती है, समझो बात को। ये प्रीफिक्स ना किसी भी जगह भी लग सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं ये हेक्टो वर्ड, ये हेक्टो वर्ड, ये ओम के पहले भी लग सकता है, हेक्टो ओम है ना। जैसे कि आपने ये माइक्रो वर्ड सुना होगा, माइक्रो मिलीमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रो, माइक्रोफैराड, याद कीजिए। तो ये कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, ये सब क्या है, ये सब प्रीफिक्स है। जबकि हेक्टेयर मात्रक होता है, हेक्टेयर क्या होता है, मात्रक होता है।
बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? तो ये सब प्रीफिक्स है। हाँ, तो मैंने कहा पहले डेटा तक पहुंच गया था, डेटा के बाद डेसी, सेंटी, मिली, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो फिर नैनो, नैनो के बाद पीको, फेम्टो, एटो। अब सवाल ये है कि 10 की पावर +1 डेटा है। अब यहां से शुरुआत करते हैं। देखो 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली। अब यहां से 3-3 के गैप में जाना है, 3-3 के गैप में जाना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? माइक्रो होगा, माइक्रो 10 की पावर -6 होगा, नैनो 10 की पावर -9 होगा, नैनो मतलब 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12 और इसके बाद फेम्टो 10 की पावर -15 और एटो सर 10 की पावर -18। बताइए, ठीक है? लेकिन ये सब पता कब याद होगी? जब आप इनको लाइन से याद करोगे, बिना लाइन से याद करेंगे नहीं याद होगी, है ना? और लाइन यहीं से होगी, लाइन यहीं से होगी 18 से, 10 के पावर +18 से। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेटा। डेटा तक पहुंच रहे हैं। और डेटा के बाद बताइए क्या आ जाएगा? सर डेटा के बाद आ जाएगा डेसी, डेटा के बाद डेसी, सेंटी, मिली, मिली तक पहुंच रहे, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पीको, फेम्टो और लास्ट में एटो। देखो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, थोड़ा याद हुआ? हेलो, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? 10 मिनट, ठीक है? बताइए यहां तक बात सबको क्लियर हो रही? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, यहां तक बात सबको क्लियर हो रही? अब सवाल आएगा कि भैया इससे सवाल पूछे कैसे जाते हैं? एक तो डायरेक्ट मान पूछा जाता है कि भैया डायरेक्ट मान बता दो, लेकिन कई सारे और भी हैं, कई सारे और भी है जो इस पे सवाल बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, है ना? ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने जो है ना, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, ध्यान समझो, मैंने आपके सामने सवाल लिखा है कि सर 1 माइक्रो इंटू 1 नैनो डिवाइड बाई 1 माइक्रो इंटू 1 नैनो डिवाइड बाई 1 पीको, बताइए इसका मान कितना होना चाहिए? ऐसे सवाल बनेंगे इस पर ऐसे सवाल बनेंगे। अरे सब में है फिजिक्स भैया, मैं सब में पढ़ा रहा हूँ यार, फिजिक्स में सब में पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो पता है इसमें करना क्या होता है? सर इसमें कुछ नहीं करना होता, ये सारे के सारे मान आपको याद होने चाहिए। जब ये सारे मान आपको याद हो जाएंगे तो सवाल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोलो बात सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये सारे के सारे मान आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, किसी तरह का कोई भी डाउट अगर हुआ तो फिर सवाल आपको नहीं सोल्व होगा। अब जैसे कि यह सवाल था सर 1 माइक्रो, सर माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6 लगाना। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9 लगाना। पीको का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -12 लगाना। ओके, तो ऊपर 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, नीचे 10 की पावर -12 हो जाएगा। आप बताओ इस पूरे डेटा को सॉल्व करने आ जाएगा 10 की पावर -3 सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर -3। बोलो भाई, तो इस तरह के कोई भी अगर न्यूमेरिकल आते हैं आपकी कॉपी में, मतलब आपके एग्जाम में, तो आप सब लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि इसको कैसे लगाना है ना? बिना उससे लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा फिर। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना कैसे इस पे सवाल पूछे जाते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आज यहाँ तक पढ़ाया। अब इसके बाद ना कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं लाइट ईयर, है ना, इन सबको डिफाइन करके समझाऊंगा कि ये सब क्या होते हैं, बहुत अच्छे से कल समझाऊंगा। तो अभी ना हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज ही काफी हो गया है मेरे हिसाब से तो, और मे भी पॉसिबल है